हाँ चलो, सो लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं चैप्टर का, एंड दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम 9th में भी पढ़ चुके थे। 9th वाले कहाँ गए? अभी मोशन पढ़े ना हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या था? कौन था? तुम एब्सेंट थी, कौन प्रेजेंट? मोशन में लास्ट टॉपिक जो हम पढ़े थे 9th में, मतलब अभी। ओके तो मोशन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो आता था कि वो रस्सी पे एक पत्थर बांध दिया, अगर ऐसे 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 घुमा रहे हैं, वो फिगर भी गिवन थी बुक में। ओके चलो कोई बात नहीं, काम करो, तो ऐसे ही तुम बैठोगे इसलिए पूछा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव डिस्कस्ड इन 9th ऑल्सो, वही है, लेकिन उसमें डिटेल्ड में थोड़े हमने एंगुलर प्रॉपर्टीज हमने 9th में डिस्कस नहीं की थी। है वही कंसेप्ट, ओके, लेकिन वो लीनियर कंसेप्ट था। वो लीनियर कंसेप्ट के साथ साथ एंगुलर कंसेप्ट कैसे लगाते हैं वो अभी हम 11th में समझेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बोल रहा है, तो क्या यूनिफॉर्म रह रहा है? तो स्पीड यूनिफॉर्म रह रही है। क्या यूनिफॉर्म रह रहा है? स्पीड बोल रहा हूं, ना कि वेलोसिटी। स्पीड यूनिफॉर्म हो रही है, मतलब कि मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। तुम्हारी जो स्पीड है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। लेकिन हम हर बात देखो, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमना। ओके तो तुम गोल गोल घूम रहे हो। अभी गोल गोल घूम रहे हो तो हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर। जैसे कि यहाँ वेलोसिटी कौन सी होगी? तो यहाँ वेलोसिटी, जैसे हमने बोला था कि कोई भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी। फिर वो घूमता घूमता सपोज यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, करेक्ट? मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वापस यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट घूमता घूमता, तो ऐसे हो गई। डन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। गलती से भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मत बोल देना, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में चेंज मतलब डिफरेंस क्या है? सिर्फ डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म और से कांस्टेंट वेलोसिटी, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड है और सर्कुलर मोशन हो रही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि वेलोसिटी तो क्या है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो। मतलब तुम अभी जो हमने वेक्टर फाइंड किए v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, वो फाइंड करोगे तो वो तो हमेशा सेम ही आने वाला है, जो स्पीड है वही आने वाली है। लेकिन वो डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx, जो न्यूमेरिकल में हमने गिना, tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि थीटा हमेशा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डन। तो ये हमें समझना है। ये हम समझे उससे पहले थोड़ा और एक कंसेप्ट बता देता हूँ जो हमें यूजफुल हो। तो जैसे कि हमारे पास ये सब तो तुम्हें पता है, 10th में सब आ गया है, फिर भी यहाँ पे यूजफुल होगा इसलिए बता रहा हूँ। सपोज ये कोई एंगल है मेरा, ओके, सपोज दिस इज माय एनी एंगल 80 डिग्री, और मेरे पास यहाँ पे कोई और एक ट्राइंगल है, और ये एंगल भी क्या है? 80 डिग्री। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये बहुत बेसिक। क्या कि अगर ये साइड है, ओके, दिस साइड एंड से दिस साइड, ये दोनों साइड सेम है, तो हमने पढ़ा हुआ ही है कि उनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। ओके मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल आल्सो विल बी सेम। तो अगर वो भी पढ़ा है हमने कि टोटल एंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180। अगर टोटल 180 होता है तो 80 तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, 80 तो दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम कितना होगा? 100 डिवाइड बाई दोनों सेम ही है, तो फिर 50-50 हो गया। तो मतलब ये हो गए क्या? 50 और 50। वैसे ही ये एंगल भी 80 है, और चलो मान लो कि मैंने बोल दिया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड भी क्या है? सेम ही है, इक्वल ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी 50-50 होंगे? ऑब्वियसली वो भी 50-50 होंगे। तो ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 10th में ही। अब क्या मैं ये दोनों ट्राइंगल का ऐसा बोल सकता हूँ? दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दो तीनों एंगल सेम है, तो हम बोल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल, नॉट कॉन्ग्रुएंट,
सिमिलर बोल सकते हैं। यस, तो सिमिलैरिटी में भी तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन थी, जैसे कि ये 50-50 नहीं है मेरे पास 50-50 सपोज नहीं भी है, और 50-50 नहीं भी है, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है कि भाई दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल, मतलब इनका जो रेशियो है वो और ये दो साइड का रेशियो है वो और ये दोनों का बीच का एंगल वो सेम है, तो भी हम बोलेंगे कि सिमिलर है, क्योंकि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। करेक्ट, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या मतलब, दिस बाय ये साइड का रेशियो लोगे तुम, वो सपोज आया 2, मतलब वो होगा सपोज से 6/3, तो 2 आ गया। तो ये भले ही इससे बड़ा लग रहा है, भले ही बड़ा है, चलो 24 है और यहाँ 12 है, तो 24/12 करोगे वो भी 2 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये साइड एंगल और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर है। ये सबका यूज आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत यूज आएगा अगर डिटेल में देख रहे हो तो, अदरवाइज तो ऐसे थियरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये हमने एक चीज पढ़ी, सिमिलर ट्राइंगल। दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेरा एक वेक्टर है A और ये मेरा कोई एक वेक्टर है B। अगर A और B के बीच का एंगल सपोज अगेन जो अभी बोला 30 डिग्री है, कोई भी एंगल होगा, थीटा को मैंने नाम दिया था 30 डिग्री। तो ये एक रूल है क्या कि अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो अगर ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करो, उनके बीच का एंगल भी वही होगा जो इनके बीच का एंगल है। मतलब कि यहां मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है C, और यहां मैं ये A से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं विच इज से D। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया और ये भी मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो अगर A और B के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो D और C के बीच का एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि D और C A और B के परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। मतलब इसको मैं एक्सटेंड करूं ऐसे, इसको भी एक्सटेंड करूं, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। अंडरस्टूड? सिंपल है कि दो वेक्टर है, उनके बीच में जो भी एंगल हो, जो भी कोई भी वैल्यू हो, अगर दोनों का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होगा। डन। देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो कि ये 30 है, ये 90 है। ओके, तो देखो से विद दी ये A है, B हम ईस्ट डायरेक्शन को 0 ले रहे हैं। ईस्ट को क्या ले रहे हैं, 0। तो B का एंगल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि B तो ईस्ट में ही है। ओके, फिर A का एंगल कितना हो जाएगा, A का एंगल तो ईस्ट के साथ कितना है, 30। डन। फिर C का एंगल कितना लेंगे, C का ईस्ट के साथ एंगल ये 90 है, तो ये भी 90 ही होगा। डन। अरे ईस्ट के साथ C का ईस्ट के साथ एंगल कितना हो गया, 90। डन। ओके, अब D का लेते हैं, तो D का एंगल देखो, D का A के साथ 90 डिग्री है। यहाँ ऐसे अगर मेजर करें हम ऐसे, ओके, हम अगर ऐसे मेजर करें तो ये टोटल 180 है। दिस इज टोटल 180। अब यहाँ से वो कितना, यहाँ पे 90 है, तो ये भी कौन सा होगा, 90 ही होगा। ओके, मतलब दिस एंगल इज 90। अगर इसको ही हम सीधे ले जाए तो वो कितना होगा, 90 ही होगा। और यहाँ अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाए कि मतलब ये 30 है और यहाँ पे मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ इसके पैरेलल, सो इफ दिस एंगल इज 30, तो ये एंगल भी 30 ही होगा। करेक्ट? दो पैरेलल लाइंस हो, याद आया? ओके, सो ये 30, ये भी 30, तो 90 में से 30 गया तो ये कितना हो गया, 60। तो अब ये 60 यहाँ बना रहा है, राइट? ये 60 कौन सा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा है। लेकिन मुझे ये हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं देखना है, मुझे तो ऑपोजिट वाले हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है, ये इसके साथ। तो वो कितना हो जाएगा, सपोज टोटल होगा 180, उसमें से 60 गया तो 120। ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा, टोटल 120 बनेगा। करेक्ट? ओके, तो ये D का कितना एंगल हो गया, 120। अब देखो A और B के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 के डिफरेंस है। तो देखो C और D के बीच में भी 30 डिग्री का ही डिफरेंस है। 120 माइनस 90, 30। समझ में? ऐसा प्रूव नहीं करना है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। डन। ये ऑलरेडी प्रूव्ड ही है, ये तो हम प्रूव करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ये जो मैं बोल रहा था कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो एंगल है
अगर दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होगा जो ओरिजिनली दो वेक्टर के बीच में एंगल है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? अच्छा चलो, तो हम अपनी थियरी शुरू करते हैं। When an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion। मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और कांस्टेंट स्पीड है ऑब्जेक्ट की, बस उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात खत्म। ओके। The word uniform refers to the speed which is uniform throughout the motion. Suppose an object is moving with the uniform speed v in a circle of radius r। ओके, तो इसका रेडियस कितना है? r। तो उसका रेडियस है r। ओके, as shown, since the velocity of the object is changing continuously in direction, the object undergoes the acceleration। ऑब्वियस है, हमने क्या बोला कि स्पीड कांस्टेंट रह रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों ऐसा बोला हमने? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। हमारी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज द एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मतलब तुम्हें एक्सीलरेशन मिलेगा, जीरो नहीं है, मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन मिलेगा। डन? ओके, तो हमारे पास एक्सीलरेशन है। नाउ लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन। तो चलो ये एक्सीलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो चलो करते हैं। ओके, let r and r dash be the position vector and v dash the velocities of the object when it is at point p and p dash। चलो मान लो कि वो कोई पॉइंट p है मेरा, यहाँ पर है मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, तो भाई यहाँ पे हम अगर पोजीशन वेक्टर लगाए तो वो क्या हो जाएगा? r। पोजीशन वेक्टर r, ओरिजिन से तुम जो भी उसकी लोकेशन हो वही हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये r हो गया। अभी ये घूमता घूमता यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? p डैश पर आ गया। वहां पे अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? p डैश है तो मैंने बोल दिया से r डैश वेक्टर, ना वेक्टर r डैश वेक्टर। डन? अब वो दो पॉइंट पे वेलोसिटी, तो वो तो टेंजेंट निकाल लो। तो यहां से अगर टेंजेंट निकालूं, यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या हो गया मेरा? वेलोसिटी ऑफ p। डन? और यहाँ कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ p डैश। डन? सिंपल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय द डेफिनेशन वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट, ये पता ही है हमें। द वेलोसिटी वेक्टर्स v एंड v डैश आर शोन इन द फिगर, वो हमारे जैसा ही होगा। उन्होंने v और v डैश लिया है, हमने vp और vp डैश लिया है, जो भी लो। ओके, चलो आगे। डेल्टा v is obtained in the figure using the triangle law of vector addition। अरे ये तो हम पढ़ते हैं ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मुझे ये दोनों का एडिशन करना है, स्टार्टिंग में चैप्टर में हम पढ़ लिए कि भाई ये मेरा vp है और ये मेरा सपोज vp डैश है, तो दोनों का अगर सोर्स टेल एक ही जगह पर है, ओके, तो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या आ गया? ट्राइंगल बन गया। तो ये क्या है? डेल्टा v। डन? समझ में आया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे करो। और अदरवाइज फिर ये मेरा टेल और हेड, ये वीपी हो गया, और फिर वहां से इसकी टेल पर से उसका मतलब इसके हेड पर, ये हेड है, इसके हेड पर से उसका टेल ऐसे ड्रॉ कर दिया और फिर ट्राइंगल बनाया। याद आया ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ में ये एक ही पॉइंट पे से स्टार्ट करना तो हम पैरेललोग्राम लॉ में यूज करते थे। ओके, तो ट्राइंगल में क्या यूज करते थे? ट्राइंगल में हम ऐसे यूज करते थे कि मेरा ये वेक्टर v है, ओके, एंड दिस इज माय वेक्टर v डैश, लेकिन ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यहीं से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वेक्टर क्या है? ये मेरा v डैश। डन? तो अब दोनों के बीच का, अब ये डायरेक्शन में आएगा, दिस इज डेल्टा v। डन? ये पता ही है हमें। तो वैसे ही हम डेल्टा v ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं। ये सब अभी मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके, ये मैं चलो आगे बढ़ते हैं। रब कर दिया। नाउ क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा v तो मिल जाएगा। सिंस द पाथ इज सर्कुलर v इज परपेंडिकुलर टू r, वो तो ऑब्वियस है, पाथ क्या है? सर्कुलर है। तो देखो r और v एक दूसरे को
90 डिग्री पर है। यहाँ पर तो तुम अपना 10th का मैथ्स भी यूज कर सकते हो। क्या रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो हमने 10th में पढ़ा था। ओके, सर्कल चैप्टर। ओके, कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल E will be perpendicular to its radius। ओके, तो ये रेडियस, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, ये वेलोसिटी, तो मतलब ये दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री। डन। ओके चलो, सो वो परपेंडिकुलर, तो अगर R और V परपेंडिकुलर है तो डेल्टा R और डेल्टा V भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे। डेल्टा R एंड डेल्टा V कैसे, देखो अभी ये मेरा R है, ये मेरा R डैश है, तो यहां से यहां जाऊंगा मैं, यहां से यहां चला गया। ओके, ऐसे, तो ये क्या मिल गया मुझे, डेल्टा R। ये क्या मिला मुझे, डेल्टा R। और डेल्टा V हमने अभी फाइंड किया था, ये रहा डेल्टा V। तो डेल्टा R और डेल्टा V भी एक दूसरे को क्या मिलेंगे, हमें परपेंडिकुलर ही मिलेंगे। अब तुम सोचोगे सर कहाँ है परपेंडिकुलर, लेकिन हमने वैसे ड्रॉ नहीं किया ना। ये हमारा R है, ये हमारा क्या है, R, और R डैश कैसे है, ऐसे है, ये हमारा क्या है, R डैश। तो ये होगा हमारा डेल्टा R। अब ये डायरेक्शन है और ये डेल्टा V, देखो ऐसे आया ना डेल्टा R, ऐसे आया ना, ये अभी आया ना ऐसे, ये देखो फिर से बता रहा हूँ, ये रहा देखो डेल्टा R, ये और ये लग रहा है परपेंडिकुलर। एक्सेट ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ही, समझ में आया पक्का। ये बुक में तो लिख दिया है, लेकिन तुम्हें समझना है कि डेल्टा R और डेल्टा V क्या है, एक दूसरे, R और V परपेंडिकुलर है, वो तो तुम्हें पता ही है, रेडियस और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन डेल्टा R एंड डेल्टा V भी परपेंडिकुलर है। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट P था, यहीं पे ड्रॉ करके बताता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हमारी फिगर, अच्छा अब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्या है, V है ये, और वो वाला V डैश है, कहाँ गया, ये रहा, तो वो है मेरा क्या, V डैश। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V। डन। वैसे ही ये मेरा क्या है, R, चलो फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा क्या, R, और R डैश इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है, R डैश, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा R। देखो अभी आया 90 डिग्री, समझ में आया पक्का। ओके, तो वो लाइन लिखी हुई है लेकिन सही में है वो 90 डिग्री। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डेल्टा V ठीक है, सिंस द एवरेज एक्सीलरेशन इज अलोंग डेल्टा V इज इक्वल्स टू मतलब A इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई टी, द एवरेज एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा R। हाँ देखो अब क्या बोल रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया क्या क्या पता चला कि R और B एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हमें ये भी पता चला कि डेल्टा R और डेल्टा V भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये भी पता चला। अब हम ये बोल रहे हैं डेल्टा V मतलब क्या, चेंज इन दी वेलोसिटी। चेंज इन दी वेलोसिटी को ही तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन दी वेलोसिटी। तो अगर मैं, क्योंकि जो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन वही डायरेक्शन में होगा ना, वेलोसिटी अगर ये डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन वही डायरेक्शन में होगा। चेंज इन दी वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, तो मैं वेलोसिटी की जगह में डेल्टा ए भी लिख सकता हूं, तो डेल्टा, तो मतलब अगर डेल्टा V डेल्टा R के साथ 90 डिग्री में है तो डेल्टा ए भी डेल्टा R के साथ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में हो जाएगा। डन। अब इसका नहीं, डेल्टा ए नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा, सिर्फ ए लिखूंगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू ए है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो डेल्टा V को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ए से। डन। चेंज इन दी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है तो डेल्टा V को रिप्लेस कर दिया ए से। तो मतलब कि ये जो डेल्टा R है वो और एक्सेलरेशन भी एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो डेल्टा R, देखो डेल्टा R कहाँ गया, वो सब रब कर दिया क्या हमने, हाँ वो ट्राइंगल तो सब रब कर दिए। तो डेल्टा R की जो भी हमें ऐसी डायरेक्शन मिल रही है, ओके, तो एक ही डायरेक्शन भी उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। ओके चलो, नाउ आगे देखते हैं। इफ वी प्लेस डेल्टा V ऑन द लाइन that bisect the angle between R and R dash, we see that it is directed towards the center of the circle. Okay, देखो जैसे कि मैं भी तुम्हें बना के दिखाता हूँ,
अगर हम डायरेक्ट करें किसको, डेल्टा वी को, कौन सी डायरेक्शन में, इसके ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है आर डैश आर, उसके बाइसेक्टर मतलब आधा एंगल बनाएगा, वहां पे अगर हम करें तो जैसे कि ये मेरा, देखो फिर से बना रहा हूं, ये मेरा है V और ये मेरा है V डैश, तो दिस इज माई डेल्टा वी, राइट, ये मेरा डेल्टा वी है। अब मैं डेल्टा वी को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे, ओके, रोटेशन है क्या हमारे पास, है ना, नहीं मिलेगा अभी, काम है ना इसलिए अभी नहीं मिलेगा, क्या वो सिलेक्ट करने के बाद आता है, हाँ सही बात है, कहाँ गया, कहाँ है, तो फ्लिप है, फ्लिप नहीं, फ्लिप क्या करना है, फ्लिप तो मिरर इमेज होती है, डॉट डॉट से ही हो जाएगा, अरे यार हो गया, देखो तो ये जो है, ये है जो हमारा वो, और डेल्टा आर को क्या कर रहा हूं, मतलब ये जो एंगल है आर और आर डैश के बीच में, उसको बाइसेक्ट करवाए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रख रहे हैं कि मतलब वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करे, समझ रहे हो, डेल्टा वी एग्जैक्टली एंगल को बाइसेक्ट करे, वैसे हम रख रहे हैं। मतलब हुआ क्या कि ये डेल्टा वी तो क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, डेल्टा वी मतलब एक्सेलरेशन और डेल्टा वी की डायरेक्शन एक ही है, तो डेल्टा वी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही है, तो इसीलिए अब वो बोल रहे हैं दिस फिगर शोज द सेम क्वांटिटीज फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। अच्छा वो तो बात की बात है, लेकिन जैसे ये हमने किया, देखो उन्होंने यही किया, ये एंगल अगर थीटा है तो डेल्टा वी ऐसे रखा हमने जैसे कि ये यहाँ आ जाए, डन, समझ में आया, अब ये यहाँ आ जाए वैसे रखा है, ओके, अब ये हमारा डेल्टा वी है, ओके, ये हमारा डेल्टा वी है, और ये एंगल है सपोज हमारा थीटा, क्या है, थीटा, ओके, थीटा एंगल से हम मूव किए, ओके, अब तक हमें क्या पता है कि डायरेक्शन देख रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग इनटू द मैथ्स, ये तो हम सिर्फ समझ रहे थे डायरेक्शन एंड ऑल, अब हम क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली हम बहुत छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे से, लिमिटिंग मतलब डिफरेंशिएशन करते थे वो, तो अगर इफ वी आर टेकिंग टाइम वेरी 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 लेस, t टेंड्स टू 0, इतना कम लिया, तो अगर t टेंड्स टू 0 लिया, अगर t टेंड्स टू, ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्यों, अब वो ट्राइंगल जो पहले समझाया वो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि ये इनके और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो फिर उनके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं उनके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा, तो वो उनके परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किए हैं, और ये रेडियस सेम है, ये रेडियस और ये रेडियस, क्योंकि रेडियस है तो सेम ही होगी, तो वैसे भी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी भी सेम है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही पहले से लिया है हमने तो सिर्फ डायरेक्शन अलग ली है, स्पीड तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब ये साइड एंड ये साइड सेम है, ये एंगल सेम है, एंड ये साइड और ये साइड सेम है, मतलब दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, डन। अब दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फॉर वेरी 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 लेस टाइम बहुत ही छोटा कर दो, तो अगर टाइम बहुत छोटा कर दो तो जितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उतना होगा नहीं, बहुत कम होगा, अगर टाइम कम ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा कम ही होगा, जैसे हम बोलते थे कि v इज व्हाट, तो v इज हम बोल देते थे dr/dt और ds/dt, तो अगर टाइम बहुत 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 कम लिया है हमने, तो ये जो s और से r जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो भी बहुत छोटा होगा, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है, तो ये एंगल में चेंज भी क्या होगा, बहुत कम होगा, कब बहुत कम होगा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू तो नहीं बोलेंगे, t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब चेंज इन टाइम बहुत कम, मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब क्या, अभी सपोज 5 बजे है, तो दूसरा रीडिंग हम कब लेंगे, अभी 5:00 सेकंड है, तो दूसरा रीडिंग हम ले लेंगे 5:0 एंड 0.05 सेकंड पर, तो मतलब अभी से कितना आगे जाएंगे, सिर्फ 0.05 सेकंड, 0.5 भी नहीं, 0.05 सेकंड, इतने छोटे टाइम इंटरवल के बाद फिर से मेजर कर लेंगे, तो कुछ भी मूव किया होगा नहीं, तो अगर डेल्टा टी छोटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ होगा, लेस, छोटा ही हुआ होगा, अभी वो छोटा है तो ऐसा समझो ये डेल्टा थीटा क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, अगर ये नेग्लिजिबल है, टोटल एंगल कितना होता है 180,
अगर ये नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो जैसा है, तो फिर क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गए, क्योंकि तभी तो 180 होगा। तो ये और ये क्या हो गए, 90। अभी वो 90 हो गए, मतलब क्या, डेल्टा वी क्या हो गया, डेल्टा आर के 90 डिग्री हो गया, मतलब जो भी होगा उसके क्या होगा, 90 डिग्री। वो तो हमने पहले भी बोला है ना, डेल्टा आर और डेल्टा वी एक दूसरे को 90 डिग्री है। लेकिन ये क्या हुआ, ये जो बाइसेक्टर है, मतलब सेंटर में जो जा रहा है, डेल्टा वी ही क्या है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। तो हमेशा हमें ये डेल्टा थीटा 0 ले लिया, 90 मिला, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा ही हमें क्या मिलेगा, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम। देखो अब तक हमने क्या बोला, डेल्टा आर और डेल्टा वी परपेंडिकुलर होंगे, तो वो तो यहां भी हो सकते हैं ना, ये डेल्टा आर है तो ये अगर डेल्टा वी होगा तो भी परपेंडिकुलर ही है, ये अगर होगा, ये लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये सभी लाइन तो परपेंडिकुलर है। तो ये अगर लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी सारी परपेंडिकुलर है। लेकिन अभी मैं वो सब की बात नहीं कर रहा हूं, परपेंडिकुलर तो है ना, नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये सेंटर वाली ली, सेंटर वाली, ये मतलब एकदम सेंटर, इसीलिए तो बाइसेक्ट किया था हमने, कि एकदम सेंटर वाली ली, तो हमने बोला कि वही आएगा। क्यों वही आया, क्योंकि ये 90 बन गया, 90 बन गया मतलब सीधे ही जाएगा, तो डेल्टा वी ऐसे सीधे ही जा रहा है, सीधे ही जा रहा है, कहां पे जा रहा है, सेंटर में ही जा रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे नहीं जा रहा है, सेंटर पे ही जा रहा है, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। हमने स्टार्ट किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बुक ने क्या बोला, मतलब बुक में जो लिखा हुआ था कि चलो फाइंड करते हैं क्या, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। वैसे ही हमने स्टार्ट किया, तो यहां पर से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अंडरस्टूड, लेकिन यहां तक समझ में आ गया, यहां तक हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिली। फिर से देखो क्या बोला था उन्होंने कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो दैट मींस एक्सेलरेशन भी है। चलो फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है, स्टार्ट किया, पॉइंट पी यहां था, पॉइंट पी यहां था, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा आर। पॉइंट पी कहीं और चला गया पी डैश पर, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर डैश। तो आर मिल गया, आर डैश मिल गया, तो हम डेल्टा आर भी ढूंढ सकते हैं ट्राइंगल लॉ से, तो हमने डेल्टा आर भी ढूंढ लिया। अब वी ढूंढते हैं, तो वी कैसे ढूंढेंगे, आर के परपेंडिकुलर वी डैश कैसे ढूंढेंगे, आर डैश के परपेंडिकुलर वी डैश। तो अभी उन दोनों का भी ट्राइंगल लॉ से हमारे पास वापस डेल्टा वी का वेक्टर भी मिल जाएगा। डन, तो हमारे पास आर डैश डेल्टा आर, वी डैश डेल्टा वी मिल गया है। अब हमने देख लिया है कि रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वैसे ही डेल्टा आर और डेल्टा वी भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमने ये भी देख लिया कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वही उनके बीच का एंगल है। क्यों, क्योंकि वो भी कहां से आए हैं, ये जो दो वेक्टर थे उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही आए हैं, उसको हमने पहले ही समझ लिया है। एंड अगर ये दोनों साइड सेम है तो रेडियस तो सेम ही होगी, तो वैसे ही यहां पर भी साइड सेम ही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो हम सेम ही ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड तो सेम ही रहे हैं, वेलोसिटी की सिर्फ, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड की वैल्यू तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है वेलोसिटी का। देयरफॉर साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब वो तो सिमिलर का बता दिया, नाउ हमने बोल दिया कि डेल्टा आर और डेल्टा वी भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही ए की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ए इज नथिंग बट डेल्टा वी बाई टी, मतलब चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हमने बोला कि वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डेल्टा आर को भी 90 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा वी 90 डिग्री था तो ए भी 90 डिग्री होगा। चलो मान लिया 90 डिग्री। ये अगर डेल्टा आर है और ये सारी की सारी क्या है, हमारी ए की डायरेक्शन है, डेल्टा वी की और ए की डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री हो गई। लेकिन हम सारी की सारी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं। तो हमने बाइसेक्टर लिया और हमने वेलोसिटी को ऐसे डिनोट किया। और अगर हमने बोला कि अगर बहुत छोटे से टाइम के लिए ले हम, तो बहुत छोटे से टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और वो अगर छोटा सा हुआ मतलब इट इज ऑलमोस्ट जीरो, जीरो तो नहीं ऑलमोस्ट जीरो, मतलब टोटल एंगल 180 होगा, तो फिर वो 90 बढ़ जाएगा। 90 बढ़ गया मतलब डेल्टा वी और ए क्या मिल गया, 90, और वो भी क्या, एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर।
ओके, तो टॉवर्ड्स द सेंटर आ गया, मतलब क्या, डायरेक्शन मिल गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ढूंढनी थी, तो क्या है, टॉवर्ड्स द सेंटर। ये टॉवर्ड्स द सेंटर नहीं है, भले ही 90 डिग्री है, लेकिन टॉवर्ड्स द सेंटर नहीं, लेकिन ये टॉवर्ड्स द सेंटर है, ये टॉवर्ड्स द सेंटर है, ये टॉवर्ड्स द सेंटर, ये सारी की सारी क्या है, टॉवर्ड्स द, बहुत गंदा कर दिया, लेकिन ये सब क्या है, टॉवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें मिल गई टॉवर्ड्स द सेंटर, और इसीलिए ये एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि सेंटर में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेंटर में है। ओके, समझ में आया, पक्का। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक क्वेश्चन का भी आंसर है जो शायद 9th में मैंने तुम लोगों को पूछा होगा, शायद याद आ जाए। ओके, कि अर्थ भी घूम रही है टुवर्ड्स द सन, तो हम उड़ क्यों नहीं जाते हम अर्थ सरफेस से ऐसे बाहर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि वो भी तो घूम रही है, हमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि घूम रही है। क्योंकि एक बात, डेल्टा टी बहुत छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू अस, हमारा टाइम जो फास्ट चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये जो घूमने का टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है। ओके, इसलिए पता नहीं चल रहा। एंड दूसरा, ये जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो हमें हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर खींचे रखता है, और ये टुवर्ड्स द सेंटर खींचे रखता है वही है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही है हमारी क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ की कहाँ होगी, सेंटर में होगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ मतलब वो अभी हम फिजिक्स में और आगे पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल, मतलब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो मतलब तुम यहाँ होंगे ना, यहाँ पर, तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, ऐसा मत बोलना सर ऐसे नीचे लगता है, नहीं ऐसे लगता है नीचे, तो हम यहाँ खड़े हो तो बोलते हैं कि नीचे, हम हमेशा हम यहीं खड़े हैं ऐसा ही एज्यूम कर लेते हैं। ओके, हम कभी यहाँ पे ऐसे लटके हुए ऐसे एज्यूम नहीं करते अंडरस्टूड। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल गई हमें, चलो आगे बढ़ते हैं। सो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यही हमने बोला था स्टार्टिंग में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, जब टाइम बहुत 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 ज्यादा छोटा हो, वही तो केस आ गया हमारा। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ thus we find that acceleration of an object in a uniform circular motion is always directed towards the center of the circle। done? okay, चलो तो ये डायरेक्शन की बात हुई, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो let us now find the magnitude of the acceleration। ठीक है, तो acceleration is equals to delta v by delta t। now r dash be the delta theta, मतलब ये तो हम ऐसे ही बोल देंगे क्या, कि ये जो हमारा ऐसा समझो कि दो ट्राइंगल थे हमारे, आर आर डैश डेल्टा आर, वी वी डैश डेल्टा वी। ओके, तो हम ऐसा बोल रहे हैं दोनों सिमिलर ट्राइंगल ही थे, तो वो ट्राइंगल के कंसेप्ट से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो जितना डेल्टा वी होगा मतलब तीनों के साइड के प्रोपोर्शन सेम है, सिमिलर मतलब साइड के प्रोपोर्शन सेम है और एंगल सेम है। डन, तो उससे मैं ये लिख सकता हूं, पक्का, हाँ या ना, हाँ चलो। तो ये तो हमने लिख लिया, अभी किसी को डाउट नहीं है ना कि ये कहां से लिखा, वो दो ट्राइंगल से लिखा, ये कहां गए, इसमें है क्या, हाँ देखो ये एक ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल, तो हमने बोल दिया दोनों सिमिलर है, एंगल भी सेम है और साइड के प्रोपोर्शन सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा वी वाली साइड डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वाली साइड डिवाइडेड बाय आर। डन, ये हमने बोल दिया। अब ऐसा करते हैं, दोनों साइड टी ले लेते हैं, यस, डेल्टा वी बाई से डेल्टा टी, वी इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई से डेल्टा टी आर, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड किया, वो तो कट ही हो जाएगा, नया कुछ नहीं है। अब ये जो है ये क्या है मेरा, एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम बोलो या यूनिट टाइम बोलो। ओके, डिवाइडेड बाई ये v तो है ही, इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। याद आया, हमने तो डिफरेंशिएशन भी कर लिया है ना,
तो भाई ds बाई dt v आता था, याद है ना? तो ये v आ गया। नाउ a इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये r क्या है एक्चुअल में? r है हमारी रेडियस। ओके, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो ये एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला है। एक्सीलरेशन, और ये कौन सा एक्सीलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो हमने ये c भी लगा दिया। ओके, ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। डन? कैसे आया, समझ में आया? ओके, चलिए अब और कुछ और क्या करना है, क्या क्या है और? ओके, ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r, ये तो लेके आ गए, फिर आगे हाँ ये सब है ना। ओके, तो और क्या है देखो, अरे यार और क्या है, जैसे कि ये हमारा ऐसा था, ये हमारा थीटा था। ओके, अब यहां से यहां जा रहे हैं, ये जो हमारी सरफेस है ना, सरफेस पर यहां से यहां जा रहे हैं, कहां से कहां? P से P डैश जा रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं बोलता हूं डेल्टा एस। क्या बोलता हूं? डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलता हूं, देखो लिखता हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मतलब तुम ऐसे लाइन धीरे 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 करके टुवर्ड्स द लाइन जा रहे हो। ओके, यहाँ सर्कल है लेकिन इतने धीरे जा रहे हो कि इट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम अभी अर्थ पर है, लेकिन हमें तो अभी कभी नहीं हमें कभी नहीं फील होता कि अर्थ इज राउंड। कभी फील होता है? नहीं होता। भले ही कितने दूर तक देखते रहो, कितने दूर तक भागते रहे, गाड़ी चलाते रहे, कभी भी हमें लगता नहीं है कि राउंड है, नहीं तो ऐसे ही गिरते ही जाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इतनी वास्ट है एरिया, इतनी वास्ट है कि हमें वो कर्वेचर का फील ही नहीं आता। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये तो तुम यहाँ पे दौड़ रहे हो या यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ पर? सरकमफेरेंस पर। ओके, तो वो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब तुम एंगल में मूव कर रहे हो वो। ओके, तो हमारा ये जो v था ना, v क्या था हमारा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी था। v क्या था हमारा? लीनियर वेलोसिटी विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वैसे ही हमारा एंगुलर, जब तुम रोटेट करोगे तो तुम रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ रहे हो ना, तो उसमें आती है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओके, ये सब आगे अभी आता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम को अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा थीटा। ओके, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या आता था? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड, क्योंकि हम रेडियन में मूव कर रहे हैं ना। कल हमने पूरा मैथ्स वाला समझा, 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2 पाई रेडियन। ओके, तो हम रेडियन में मूव कर रहे हैं, मतलब गोल गोल मूव कर रहे हैं, राउंड में मूव कर रहे हैं। डन? ओके, तो रेडियन पर सेकंड। अब यहां पर तुम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट लगा सकते हो कि v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अगर ये जो डेल्टा एस, हमारा एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा थीटा, कौन सा एंगल वाला? तुम लोगों को याद होगा, और से 10th में भी ये तो बेसिक है। क्या? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, याद हो तो आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ये कहाँ आया था? ये वो सेगमेंट सेक्टर वाला चैप्टर था ना, उसके बेसिक में भी आया था। क्या? कि ये पर्टिकुलर सर्कल है और ये एंगल है, तो एंगल ढूंढना हो तो क्या है? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। एंगल ढूंढना हो तो क्या? आर्क बाय रेडियस। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, वो आर्क कितना है? से डेल्टा एस, और रेडियस कितना है? आर। डन? ओके, सो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा? डेल्टा एस बाई आर। तो डेल्टा एस बाई आर की वैल्यू ये मैं यहां रख दूं। क्या? डेल्टा एस की वैल्यू यहां जो है वो क्या आएगी? डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल आएगा, एंगल लिखते हैं, थीटा इंटू आर आ जाएगा। ओके, तो वो वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा? थीटा आर अपॉन डेल्टा टी। ये थीटा बोलो, डेल्टा थीटा बोलो, एक ही चीज लो हमेशा, ये डेल्टा लिख लो बस। ओके, अब ये क्या हो गया? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। भाई
डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी तो ये रहा, अभी तो डिफाइंड किया, ओमेगा है, तो हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। समझ में आया? v मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और r मतलब रेडियस। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। कौन से रिलेशन में है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। डन। चलो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर? तुम और भी देखो, AC का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, v का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ओके, तो क्या मिला? एक r कट हो गया, तो क्या मिला? दूसरा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर r। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r एंड AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। डन। समझ में आ गया? पक्का? ओके। अब और एक चीज, क्या? नहीं है। ओके, जैसे हम ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, तो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें, 0 से लेके पूरा 2 पाई रेडियन कंप्लीट करें, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड T। ओके, क्या? यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये पूरा घुमा और यहां आया, उसके लिए जो टाइम लगेगा, ये पूरा घुमा तो उसको 1 रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं हम क्या? T। डन। ओके, सो टाइम पीरियड, इतने T टाइम पीरियड में वो एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। ओके, और सपोज T टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड मतलब वो यूनिट क्या? सेकंड। डन। सो T सेकंड में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, T सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। डन। T मतलब क्या? टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, चलो। सो T सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा भाई? तो 1 सेकंड में हो जाएगा 1/T। 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? सो 1 सेकंड में 1/T रिवॉल्यूशन होगा। करेक्ट। 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन हो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन, सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, ये यही फ्रीक्वेंसी है जो केमिस्ट्री में हम h न्यू लिखते थे, फोटोन की एनर्जी, ये भी फ्रीक्वेंसी ही है। ओके, लेकिन वो वेव था, वेव की फ्रीक्वेंसी है, ये सर्कुलर मोशन है। डन। ओके, हाँ, तो ये डिनोटेशन किसका है? फ्रीक्वेंसी। जनरली हम ऐसे, छोटे थे तब हम ऐसे f लिखते थे, छोटे थे तो फ्रीक्वेंसी को f लिखते थे, अब हम न्यू लिखेंगे। डन। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 1 सेकंड में, जैसे हम नहीं बोलते भाई ये तुम्हारी सिटी में बस की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है, मतलब क्या? हर 5 मिनट में एक बस आ जाती है, हर 5 मिनट में एक बस आ जाती है। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, तो हर 3 मिनट्स में एक ट्रेन है, हर 3 मिनट्स में एक ट्रेन, लोकल ट्रेन की बात करें तो मतलब क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्वांटिटी आती जा रही है। तो यहाँ भी हम वही बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ, 1 सेकंड में सपोज 30 डिग्री रिवॉल्यूशन हुआ, फिर दूसरे 1 सेकंड में फिर से 30 डिग्री, फिर से 1 सेकंड में फिर से 30 डिग्री, मतलब 1 सेकंड में जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ वो पूरा एक भी हो सकता है या आधा भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, या 1 सेकंड में 5 बार घूम लिया, ऐसा भी हो सकता है। अगर छोटा डाया होगा, रेडियस छोटी होगी, डाया छोटा होगा, तो एक ही सेकंड में बहुत बार घूम जाएगा, 1 सेकंड में बहुत बार घूम जाएगा। हमारे ऑटोमोबाइल का, व्हीकल का जो स्पीड होता है ना, वो आरपीएम में होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो वो 1000 तक भी जाता है। 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में वो 1000 बार गोल 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 घूम गया 1 मिनट में, तो मतलब 60 सेकंड में वो 1000 बार घूम गया। सोचो 60 सेकंड में वो 1000 बार घूम रहा है, मतलब 1 सेकंड में 1 से तो ज्यादा ही बार घूम रहा है। अगर 60 सेकंड में 1000 बार घूम रहा है तो 1 सेकंड में तो 1 से ज्यादा ही बार घूम रहा है, ऑब्वियस है। 1 से क्या 2 3 कितनी बार घूम रहा होगा, 1000/60 करोगे उतनी बार घूम रहा होगा 1 सेकंड में। डन। तो कहने का मीनिंग है कि जितना भी घूम रहा हो
यहाँ हमने दो प्रॉपर्टी डिफाइंड की। क्या? सबसे पहले तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या? एक फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। दैट्स इट। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक सेकंड में, टाइम फिक्स है कितना? एक सेकंड। एक सेकंड में जितना भी रिवॉल्यूशन हो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। डन। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बन गया? 1 सेकंड का फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बन गया? 1/t। डन। तो ये है t और 1/t। अच्छा, अब आगे और क्या करना पड़ेगा? Whatever, तो आगे और क्या है? v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। v इज इक्वल्स टू ये भी दिखा दिया, आर ओमेगा भी बता दिया, v स्क्वायर आर भी बता दिया, ये भी बता दिया। तो बाकी क्या रहा रे? द टाइम टेकन। हाँ, ये जो हम कर रहे हैं उसका ये द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मेक अ वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड टी। एक रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड टी एंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना भी रिवॉल्यूशन हो, यहाँ तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब उन्होंने तो एज्यूम ही कर लिया है कि एक से ज्यादा ही होगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एक भी कंप्लीट हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है एक कंप्लीट हो। तुम बहुत बड़ा डाया लोगे तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा एक सेकंड में। अगर हम बोले कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो अब फ्रीक्वेंसी बताओ। तो भाई कहाँ एक सेकंड, 24 घंटे लग रहे हैं तब तो वो खुद एक बार घूमती है। 365 डेज लगते हैं तब जाके पूरा एक चक्कर लगता है। ओके, तो सबके लिए वो तो कितना डाया है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन हो। लेकिन बुक में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोला है तो तुम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी लिखो। बट कहने का मीनिंग क्या है? जितना डाया ज्यादा होगा उतना रिवॉल्यूशन कम होगा, और जितना डाया छोटा है उतने रिवॉल्यूशन ज्यादा होंगे। यस, ओके। सो हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 2πr। ओके, क्या बोल रहे हैं? एक रिवॉल्यूशन बोला ना, एक रिवॉल्यूशन के लिए टी टाइम लग रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब टाइम कितना? हमारा क्या बोल रहे हैं? एक रिवॉल्यूशन के लिए टी टाइम लग रहा है। ये लिखा ना हमने, कहां गया? ये रहा। एक रिवॉल्यूशन के लिए टी टाइम लग रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या? एक रिवॉल्यूशन मतलब 2πr। गोल गोल ही घूम रहे हो ना तुम तो गोल गोल ही घूम रहे हो। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो दैट इज 2πr। तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। डन, पक्का समझ में आ गया? ओके। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू, तो अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी क्या है? बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन और से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना तुमने ट्रैवल किया? 2πr ट्रैवल किया। करेक्ट, तुमने 2πr ट्रैवल किया। 2πr डिवाइडेड बाय t, तो ये फॉर्मूला मिल गया 2πr/t। अब 1/t को तुम 1/nu भी ये 1/t लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाए? समझ में आ रहा है ना? v इज इक्वल टू s/t लिखते हैं। तो ये s कितना है तुम्हारा? 2πr। ये टाइम पीरियड, ये t है ना, t, लेकिन यही t को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं क्योंकि ये 2πr कब था? जब एक रिवॉल्यूशन हुआ तभी। तो एक रिवॉल्यूशन हुआ तो 2πr, तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम को भी मैं कैपिटल T लिख रहा हूं। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2πr इंटू 1/t, नीचे ही तो है। 1/t को मैं न्यू भी लिख सकता हूं, तो 2πr न्यू, r न्यू, दैट इज v। हमने रेडियस तो कैपिटल R ली थी, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2π कैपिटल R। डन। अब इसमें तुम कुछ भी छेड़खानी करनी हो तो कर सकते हो, जैसे v इज इक्वल टू r ओमेगा था, तो अब तुम बोलो कि सर मुझे तो ओमेगा चाहिए, तो ले लो ओमेगा। क्या होगा? v/r इज इक्वल टू ओमेगा। यहां पे भी v/r ले आओ, v/r इज इक्वल टू 2π न्यू। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन गया? 2π न्यू। डन। ओके, फिर तुम बोलोगे कि सर मेरे पास तो AC इज इक्वल टू v²/r है। ओके, मुझे अभी फ्रीक्वेंसी चाहिए, AC में फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ले आओ। v इज इक्वल टू r ओमेगा था, तो r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक r कट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2π न्यू, तो भाई 2π न्यू टू द होल स्क्वायर इंटू r, तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर न्यू स्क्वायर r। डन। जो करना है वो कर सकते हैं, बेसिक याद, बेसिक कंफर्म रखो। AC तो हमें मिल गया v²/r, v इज इक्वल टू मिल गया r ओमेगा। फिर जो पूछे वो कर लेंगे, वो सब न्यूमेरिकल में यूज होगा। अंडरस्टूड? तो देखो यही लेके आए। देखो
अगर AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। डन, ओके, समझ में आया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने स्टार्टिंग किया डिस्कशन, ओके, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे किसे। तो भाई जब ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म वर्ड आ गया ना, विथ कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे ही बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट चेंज हो रही है। ओके, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सीलरेशन मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो चलो ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमने बोला P है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R, वो P डैश पे चला गया, वहां पे पोजीशन वेक्टर R डैश। हमें लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ एडिशन से डेल्टा R भी मिल जाएगा, मतलब एक ट्राइंगल मिल जाएगा R डैश और डेल्टा R का। वैसा ही R पे वेलोसिटी, P पर वेलोसिटी कितनी होगी तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, V उतनी होगी। डायरेक्शन, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, डायरेक्शन वो होगी 90 डिग्री वाला टेंजेंट। देन P डैश पे पहुंच गए, तब भी रेडियस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना दो तो वो भी V डैश मिल गया। अच्छा, अब R और R डैश के बीच में एंगल थीटा है, तो V और V डैश के बीच में भी एंगल थीटा होगा। वो क्यों? हमने मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली देखा। ओके, अब R और ये जो R है उसका डिस्टेंस सेम है, क्योंकि वो तो रेडियस है, तो वैसे ही V और V डैश है उसका भी डायमेंशन तो सेम ही है। क्यों? क्योंकि वो भी तो स्पीड ही है, डायरेक्शन ही अलग है, स्पीड तो कांस्टेंट ली है हमने। तो मतलब दोनों ट्राइंगल जो मिलेंगे हमें, R डैश डेल्टा R, V डैश डेल्टा V, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है। डन। अब हमने बोल दिया सिमिलर ट्राइंगल है तो R और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डेल्टा R एंड डेल्टा V एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डेल्टा V तो क्या है? एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन और डेल्टा R भी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक्सीलरेशन डेल्टा R के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर तो होगा, वो तो कहीं पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, सेंटर में ही हम फाइंड करते हैं। तो सेंटर में कैसे फाइंड करें, प्रूव कैसे करेंगे? तो बाइसेक्टर लिया और हमने बोला कि चलो डेल्टा V की डायरेक्शन ये है। अब डेल्टा V की वो डायरेक्शन कब होगी? 100% कब हम बोल सकते हैं कि नहीं यही डायरेक्शन होगी? क्योंकि फिर उसके लिए हमने क्या किया, बहुत ही छोटा टाइम लिया, टाइम लिमिट लगा दी। तो फॉर डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाया, तो डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये जो थीटा एंगल में चेंज हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो थीटा एक एंगल 0 हो गया, तो फिर बाकी दो मिला के 180 होने चाहिए, और दो मिला के 180 होने चाहिए मतलब क्या? 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। और अगर 90 डिग्री 90 डिग्री हुआ मतलब जो भी हमारा V है, ओके, V और डेल्टा V के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। डेल्टा V और V डैश के बीच में भी कितना एंगल है? 90 डिग्री। मतलब कि जो डेल्टा V है वो तो एक्सेलरेशन है, तो वो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? सेंटर में ही जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमने बोल दिया मतलब पहले से हमने समझा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, ये हो गई डायरेक्शन। फिर हमने बात की किसकी? मैग्नीट्यूड की। अगेन वो दो ट्राइंगल पे आ जाते हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा R बाई R। दोनों को हमने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या मिल गया हमें? एक्सेलरेशन। और डेल्टा R बाई डेल्टा T क्या मिल गया हमें? वेलोसिटी। तो उससे हमें A इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R डायरेक्ट मिल गया। A इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R मिल गया, बात खत्म। अब हमें V इज इक्वल्स टू R ओमेगा लाना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या था? जितना हम सरकमफरेंस में चल रहे हैं वो कितना चल रहे हैं? से डेल्टा S, तो डेल्टा S डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा। डेल्टा S डिवाइड बाई R इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा। तो ये डेल्टा थीटा और थीटा की वैल्यू हमें मिली। ओके, नाउ जैसे V इज इक्वल्स टू डेल्टा S बाई डेल्टा T है लीनियर वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। ओके, बाय द डेफिनेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी है ये, एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं
ओमेगा से, तो वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू क्या आई, मतलब हमारा v क्या आया था, हमारा v है हमारा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और हमारा ओमेगा आया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू आर। तो वो डेल्टा थीटा इंटू आर वैल्यू यहाँ पुट करें तो v इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा थीटा बाय आर तो क्या है, ओमेगा, इसलिए मैंने बोल दिया v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो आ गया v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और ओमेगा आर। ओके, अब a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर था, तो वो वी स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट करो तो ये भी मिलेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब टाइम पीरियड की बात आई, तो टाइम पीरियड मतलब क्या भाई, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगता है वो ही टाइम पीरियड है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन हो रहा है वो थोड़ा, मतलब लेस देन 1 रिवॉल्यूशन भी हो सकता है या मोर देन 1 रिवॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब एक का थोड़ा पार्ट भी हो सकता है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेडियस। वो सब ना लिखना हो तो जैसे बुक में लिखा है लिख दो कि इट इज मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ओके, लेकिन समझने के लिए समझो कि वो हमेशा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं होंगे, शायद वो ऐसा हो कि सिर्फ 30 डिग्री, जैसे हमने अर्थ का एग्जांपल लिया, तो शायद जैसे समझो बहुत बड़ी क्लॉक है, वॉल क्लॉक, ओके, बहुत बड़ी क्लॉक, तो एक सेकंड में, बहुत बड़ी, हाँ, तो एक सेकंड में तो वो कुछ घूम ही नहीं रहा है पूरा। जैसे हमारी वॉच होती है, तो क्या एक सेकंड में क्या वो जो कोई भी हैंड होता है वो ऐसे पूरा घूम के आ जाता है क्या, नहीं आता। तो वहां पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या है, एक भी नहीं है, लेस देन 1 है। ओके, तो समझ गए ना, समझने के लिए कंसेप्ट है, डेफिनेशन लिखने के लिए लिख दो कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड डिफाइंड किया, फ्रीक्वेंसी डिफाइंड की। अब हम वेलोसिटी अगर डिफाइंड करें तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई टी होगा। अब ये डेल्टा एस क्या, डेल्टा एस और एस क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि अगर हम तो गोल घूमने वाले हैं, मतलब पूरा ऐसे गोल घूमेंगे, तो मतलब वो सरकमफरेंस हो गई। सरकमफरेंस मतलब क्या, 2 पाई आर। तो v इज इक्वल टू हमें मिल गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ओके, क्या मिल गया हमें, v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। अब इसको जो भी फॉर्म में लाना हो, r यहाँ आ गया तो v बाई आर इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 1 बाई टी को न्यू भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई न्यू। ये वैल्यू वापस v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या है, AC, उसमें भी पुट कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये भी पुट कर सकते हैं। जो भी पुट करना हो, हमारी जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंसेप्ट वाइज चैप्टर कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड। इसका एक न्यूमेरिकल है, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो।